हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा लिखने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप यहां पर देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान का जो है आपका प्रैक्टिस सेट 32। अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 31 तक देख लिया है और इस प्रैक्टिस सेट में आप टोटल प्रश्नों को कवर करेंगे 20। और आपके परीक्षा में भी जनरल साइंस के 20 सवाल ही पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में आपको तीनों टॉपिक जो है मिलेंगे, फिजिक्स भी मिलेंगे, केमिस्ट्री भी मिलेंगे, बायोलॉजी भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे चैप्टर में। ठीक है। परीक्षा का जो आपका नया डेट निर्धारित किया गया है 12/4/2026 है। और ये जो वीडियो हमारा आता है सुबह में 7 बजे से 8 बजे के बीच में आता है। तो अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्लास। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला सवाल जो आपका सामान्य विज्ञान का यहाँ पे पूछा जा रहा है 91 नंबर में कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति जिसका नाम है सुंदरी खाली स्थान में पाई जाती है। अब ये जो सुंदरी प्रजाति के जो पेड़ हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, यही सवाल हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए, सुंदरी वृक्ष जो है सुंदरवन में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाई जाने वाली मैंग्रोव वन है और प्रजाति का एक वृक्ष है। मैंग्रोव प्रजाति का एक वृक्ष है। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के मुहाने पर बने डेल्टा में मैंग्रोव क्षेत्र स्थित है और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों को सुंदरी वृक्ष का 70% भाग शामिल है। समझे? तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या आंसर कर देंगे, मैंग्रोव वन कर देंगे। कहाँ पे पाई जाती है सुंदरी, तो मैंग्रोव वन में पाई जाती है। उसके बाद 92 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे। 92 नंबर में सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। आंसर हम लोग कर देंगे सीधा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ना तो धातु है और ना ही अधातु है, यह जो है एक उपधातु है। एक तत्व को दोनों के बीच कहीं पड़ता है, एक तत्व जो दोनों के बीच कहीं पड़ता है, यह नीले धूसर धात्विक चमक के साथ में एक कठोर और भंगुर क्रिस्टलीय ठोस है। यह एक टेट्रावैलेंट मेटालॉइड और अर्धचालक है और यह ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की पपड़ी लगभग 28% पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है जिसका नाम है सिलिकॉन। 93 नंबर सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रदूषक क्यों है, क्या कारण है इसका प्रदूषक होने का। तो इसका कारण है यह जो है हीमोग्लोबिन के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड जो है जिसको आप CO के नाम से जानते हैं को एक प्रदूषक माना जाता है क्योंकि लगभग 35 ppm से अधिक सांद्रता होने पर यह जो है हीमोग्लोबिक जीवों जिसमें मनुष्य भी शामिल होते हैं के लिए विष के समान है। यह जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ में संगठित हो जाता है ना। चलिए आगे की सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 94 नंबर सवाल है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। 94 का आंसर करेंगे एफेलियन। क्या करेंगे, एफेलियन करेंगे। जब जून जो है अयनांत के 2 सप्ताह बाद जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो पृथ्वी अपसोर बिंदु पर सूर्य से बहुत दूर होती है और इसके विपरीत दिसंबर अयनांत के 2 सप्ताह बाद जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तो पृथ्वी उपसौर बिंदु पर सूर्य के निकट होती है। समझे? तो अंग्रेजी वर्ड एक तरह से है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 95 नंबर सवाल। चलिए 95 की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। 95 नंबर का आंसर करना है सल्फर। सल्फर एक अधातु है जो तरल अवस्था में अपरूपता दर्शाता है। यदि सल्फर को मंद गति से गर्म किया जाता है तो विभिन्न रूपों के मध्य होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है। ये परिवर्तन तरल की सैनता माने की संघनता और रंग के रूप में होता है। यदि गहरे भूरे तरल सल्फर को शीतल जल के ब्रेकर में डाला जाता है तो प्लास्टिक सल्फर का निर्माण होता है और यह सल्फर के रूप में एक लचीली रबड़ जैसी संरचना करती है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। सल्फर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, अब मान के चलिए हवा में हम लोग 2 चीज़ ले लिए, एक ले लिए लकड़ी का गेंद और एक ले लिए लोहा का गेंद और समान भार की है और गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, हवा में उपस्थित यदि लोहे और लकड़ी की गेंद जो है यदि आसमान में
भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराई जाती है तब ये दोनों अलग अलग समय पर पृथ्वी पर गिरती है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये है दोनों समान भार की है, इसलिए पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी हालांकि, लेकिन इसका आंसर जो है 96 का आप लोग यही करिएगा, क्योंकि समान भार का रहेगा तो क्या होगा, एक समान समय में गिरेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए 97 नंबर, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो 97 का आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 200 से 280 nm पर। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है 98 नंबर, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, कोई व्यक्ति है तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है? अब इसको दूसरा एग्जाम्पल में समझिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि मान के चलिए हम ही लोग हैं, अभी हम लोग धूप में खड़े हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं या फिर आप अकेले हैं, धूप में खड़े हैं, ये आपका घर है। ठीक है, यहाँ पे आपका गेट है, तो धूप से जैसे आप घर में जाते हैं ना, अंदर घुसते हैं ना, अगर यदि यहाँ पे अंदर घुसते हैं तो सब कुछ हमको तुरंत नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। लाइट नहीं जल रहा हो तो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो धुंधला दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो 98 का आपको क्या आंसर करना है? 98 का आंसर करना है ऑप्शन डी, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होगा। ठीक है, तीव्र प्रकाश से के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर वस्तु में तुरंत स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, परंतु कुछ समय बाद दिखाई देने लगती है, क्योंकि आँखों को अंधेरे के प्रति अनुकूलित होने में कुछ समय लगता है और आँख में स्थित रोड सेप्टर अंधेरे के प्रति संवेदनशील होती है, अतः इसे कार्यशील होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसीलिए हमें रूम में तुरंत स्पष्ट कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई देती है। अगला सवाल है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा? कमरा में आपका जो फ्रिज रखा हुआ उसका दरवाज़ा अगर जब खोल दीजिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप जो है अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने से अंततः कमरे का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो गर्मी के दिन में आप लोग फ्रिज खोल के नहीं बैठ जाइएगा, नहीं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 100 नंबर का आंसर करिएगा सी, 10 के पावर 6 ओम। समझ गए? उसके बाद अगला सवाल 101 नंबर। 101 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। क्या ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अभी हम लोग और सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, या फिर नमक का पानी में घुलना, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 101 नंबर का आप लोग करिएगा, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, यही क्या है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। 102 नंबर सवाल है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ जो है क्या होता है? तो इसका आंसर करना है ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है और इसका उपयोग जो है आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है और इसे ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। समझे? और इसे जो है ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। 103 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? 103 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत में है? 78% में है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत में है? तो 20.95% में ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑर्गन है, ऑर्गन कितना प्रतिशत में है? तो 0.93% में है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत में है? तो 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कौन सी गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है वायुमंडल में? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको आंसर कर देना है। 104 नंबर सवाल देखिए, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आप लोग देखते होंगे मूवी में कोई जो सिगरेट पीता है, धूम्रपान जो करता है कि नहीं? तो धूम्रपान जो है यहाँ पे जलाने के लिए जो है क्या एक लाइटर का प्रयोग करते हैं, तो वो जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयोग में लाए जाते हैं, यही हम लोगों से पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन ये कर देंगे। ठीक है, ब्यूटेन का। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है।
यह जो है एक हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10। यह जो है एक ज्वलनशील गैस होता है और नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ एक मिश्रण होता है LPG कहलाता है। समझ गए? यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। सिंपल, हम लोग को उतना लंबा नहीं जाना है, इसका आंसर ब्यूटेन याद रखना है। अगला सवाल है कि जीवों के विकास है ना, यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो कौन सा अनुक्रम सही है जीवों के विकास के लिए, तो हम लोग देखिए इसका आंसर जानेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सालामेंडर, अजगर और कंगारू। ठीक है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सी विकल्प जो आपका बिल्कुल सही है। और सालामेंडर का काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व था और उसके बाद कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का था, उसके बीच में अजगर का था। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। 106 नंबर सवाल पूछ रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में जो अत्यधिक विविधता है इसका कारण क्या है, इसका कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन सी की ओर आपको कर देना है। 107 नंबर सवाल है कि मानव रक्त की सयनता का कारण क्या है। मानव रक्त की सयनता का कारण क्या है। 107 नंबर क्या आंसर करेंगे आप इसका, ऑप्शन ए कर देंगे, रक्त में प्रोटीन का होना। ठीक है, किसी द्रव या गैस की परत अपनी दूसरी परत पर फिसलने पर उसके मध्यम जो है घर्षण बल होता है। ठीक है, हालांकि छोड़िए, मानव रक्त की सयनता का कारण जो होता है रक्त में प्रोटीन के कारण होता है। 108 नंबर सवाल देखिए, सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस फल में लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह मतलब आप इसको समझिएगा आयरन। ठीक है, आयरन के नाम से आप इसको जानते हैं। तो कौन सा फल है जिसमें आयरन सबसे अधिक मात्रा में होता है। 108 नंबर का आंसर करिएगा करौंदा। ये जो करौंदा होता है एक फल होता है और इसमें आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। करौंदा जो होता है एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, छोटा होता है, पेड़ नहीं होता है, इसका झाड़ीनुमा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैरिसा कैंडेरस। और करौंदा के जो फल होते हैं इसका उपयोग सब्जी और अचार बनाने में होता है। और भारत में यह जो कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और हिमालय के क्षेत्रों में करौंदा अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 109 नंबर सवाल देखिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। अभी जितने भी आप चावल बाजार में लेते हैं ना, सब में क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ, इसलिए क्या होता है, चमकता है। अब घर का चावल जितना चमकेगा ना, घर का चावल जो उतना नहीं चमकेगा, जो लोग किसान लोग उपजाते हैं, लेकिन बाजार का चावल एकदम लगेगा साफ, एकदम वाइट, है ना। तो इसका में जो है ना पॉलिश किया हुआ रहता है, लेकिन इस पॉलिश से नुकसान भी होता है, बीमारी फैलता है। तो कौन सा बीमारी फैलता है, इसका उपयोग से बेरी बीमारी फैल जाता है। ठीक है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है। यह बीमारी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी जो है विटामिन B1 की कमी अगर यदि हो गया बॉडी में तो ये बीमारी हो जाता है। और यह जो है कुपोषण जन्य रोग होता है। पॉलिश किया हुआ चावल जो है सफ़ेद आटा और चीनी में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसमें B1 नहीं पाया जाता है, एक तो आपका पॉलिश किया हुआ चावल में, दूसरा चीनी में, तीसरा सफ़ेद आटा में, याद रखिएगा। उसके बाद 110 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करिए। और परजीवी पौधे इसमें जो आपका है वो आपका हो जाएगा अमरबेल। घटपर्णी नहीं होगा, ब्लेडवर्ट नहीं होगा, सूरजमुखी नहीं होगा, अमरबेल आपका क्या हो जाएगा, परजीवी पौधा हो जाएगा। यह जो है एक प्रकार की लत वाला पौधा होता है जो बबूल बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी हुई रहती है। इसमें पत्तियां नहीं होती है और पर्णहरित का पूर्ण अभाव होता है। यह बहुत ही विनाशकारी लता है जो अपने पोषक पौधों के धीरे धीरे नष्ट कर देती है। और अमर बेल को आकाश बेल या फिर अमरबल्लरी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स 20 सवाल आपका हो गया कंप्लीट। वीडियो को करते समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।